सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 8 को शुरू करेंगे जो कि बजट का होने वाला है और ये छोटा चैप्टर है तो इजीली ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, बजट पर एक निबंध लिखें तथा बजट के सिद्धांतों और प्रकारों की व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन 7th JPSC में पूछा गया है। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के पैटर्न को अगर देखेंगे, इकोनॉमिक्स हो गया या फिर साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो रिपीटेशन देखने को मिलता है। 11th JPSC में भी बहुत सारे क्वेश्चन 6th JPSC के पूछे गए, हूबहू क्वेश्चन पूछा गया साइंस में। तो कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन 7th JPSC में पूछा गया है तो जायज़ सी बात है कि आने वाली JPSC में ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और अगर यही क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को यही क्वेश्चन जो आंसर है इसका वही आंसर एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। तो कम से कम हम लोग को इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ है उन सभी चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तो आप साइड से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना चीज़ को जो हम लोग दे रहे हैं उसको आपको करना ही करना है। तो क्वेश्चन हम लोग का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बजट पर एक निबंध लिखे तथा बजट के सिद्धांतों और प्रकारों की व्याख्या करें। यानी कि 3 चीज़ का हम लोग को यहाँ पे बात करना है। एक तो बजट के बारे में बताना है, उसका सिद्धांत क्या क्या है और बजट के कितने प्रकार है, इन सभी चीज़ों को इस क्वेश्चन में करना है। तो अगर इसको हम लोग कर लेंगे तो लगभग बजट चैप्टर जो हम लोग का उस चैप्टर 80% चीज़ खत्म हो जाएगा। इसके बाद और एक टॉपिक होगा, उसको ख़त्म करने से कंप्लीट बजट चैप्टर खत्म होगा। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। और इसके बारे में हम लोग बजट के बारे में हम लोग पॉलिटी में भी पढ़े थे वहाँ पे कि बजट का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितना पाठन होता है, क्या प्रक्रिया होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। तो अगर आपको पता है तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं या फिर यहाँ की चीज़ों को हम लोग वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके जगह पे क्या वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है और जिसके बारे में आर्टिकल 112 में दिया गया। तो ये पॉलिटी के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट शब्द का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 112 में किया गया है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, बल्कि बजट के बदले वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी वर्ष के अंतर्गत आय व्यय होता है उन सभी चीज़ों का ब्यौरा होता है, इसीलिए इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जिसे सामान्यतः हम लोग बजट समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में प्रावधानित है कि सरकार प्रत्येक वर्ष आय व्यय का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किस मद पर कितना व्यय करेंगी तथा इस व्यय को पूरा करने के लिए आय कहां से प्राप्त करेगी। और यही लेखा जोखा अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, बल्कि इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक आगामी वित्त वर्ष में किस पर कितना व्यय करना है और इस व्यय को करने के लिए सरकार के पास आय कहाँ से आएगी, यानी कि आय व्यय का कंप्लीट ब्यौरा उसमें लिखा हुआ होता है। और इसी को हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसी को हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। बजट में 3 लगातार वर्षों के व्यय तथा प्राप्तियों का विवरण होता है, यानी कि 3 लगातार वर्ष में कितना खर्च होने वाला है और सरकार की कहाँ से कमाई होने वाली, यानी कि प्राप्ति क्या क्या होगा, इन सब के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ होता है, विवरण स्पष्ट होता है। आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तथा इसका कारण तथा 1 वर्ष पीछे के लिए वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, इसके बारे में भी बजट में होता है। यानी कि जो अभी 2025 चल रहा है तो आने वाले टाइम पे यानी कि 2026 में किस प्रकार का व्यय होगा, कहाँ से सरकार का आय होगा, या फिर जो चालू वित्त वर्ष होगा उसमें किसी प्रकार का अगर संशोधन की आवश्यकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बजट में हम लोग का मुख्य रूप से विवरण दिया हुआ होता है। इसीलिए इसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। तो अगर इसमें MCQ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं दिया गया। तो ये MCQ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत में सामान्यतः बजट जो होता है वो फरवरी माह को प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इसकी प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत करने के 6-7 माह पूर्व अर्थात पूर्ववर्ती वर्ष के अगस्त से सितंबर माह में ही शुरू हो जाती है। यानी कि भारत में जो बजट होता है वो फरवरी महीने में पेश किया जाता है। तो बजट में सारा चीज़ मेंशन होता है कि सरकार कहाँ पे खर्च करेगी, किन मदों पर खर्च करेगी, खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करते करते लगभग सरकार को 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। तो अगर फरवरी महीने में अगर सरकार बजट पेश करती है तो जाहिर सी बात है कि अगस्त सितंबर महीने में ही बजट का जो निर्माण का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है। अब बजट सृजन का कार्य विभिन्न विभागों के परस्पर सहयोग तथा समन्वय का परिणाम है। अब जैसे सड़क विभाग है, रेलवे विभाग है, तो सभी विभाग में सरकार को अपने अपने खर्च करनी है, कहाँ से आएगा ये डिसाइड करना है। तो हर विभाग को अपने स्तर पर समन्वय बनाकर कार्य करना पड़ता है, तो ही जाके एक बजट का निर्माण हो पाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति आके बजट का निर्माण करके चल गया, ऐसा नहीं हो पाता। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला कि बजट का रूपरेखा तैयार किया जाएगा।
फिर बजट का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, इसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उसको स्वीकृति दिया जाएगा। उसके बाद बजट को क्रियान्वित करेंगे और वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है, ये सारे चरण होते हैं जिसमें बजट के निर्माण की प्रक्रिया को बांटा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, सर्वप्रथम प्रशासनिक मंत्रालय तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि क्या, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में दिया गया है। तो वित्त मंत्रालय क्या करते हैं, प्रशासनिक मंत्रालय और क्या यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सहयोग से बजट का रूपरेखा तैयार करते हैं। ये ध्यान देना है कि बजट का रूपरेखा कौन सा मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो प्रशासनिक मंत्रालय होता है उसके द्वारा जो भी अधीनस्थ कार्यालय होते हैं उनके माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रशासनिक आवश्यकताओं के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि अगर बजट के निर्माण से संबंधित या फिर किसी भी विभाग से संबंधित कोई जानकारी अगर वित्त मंत्रालय की आवश्यकता होती है तो प्रशासनिक मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से वित्त मंत्रालय को जो भी आवश्यक जानकारी होती है उनको उपलब्ध कराने का कार्य करती है। योजनाओं की प्राथमिकताओं के संदर्भ में नीति आयोग सरकार को यथासंभव जानकारी तथा परामर्श देता है। अब बजट में मेंशन होता है कि आने वाले टाइम पे सरकार कौन सा योजना में कितना खर्च करेगी, तो किस योजना को प्राथमिकता देना है, उन सभी योजना के बारे में जानकारी देने का कार्य कौन करता है, तो वर्तमान में नीति आयोग ही करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्राकथन तैयार करने हेतु वित्त मंत्रालय को लेखा की तकनीक से अवगत कराता है। यानी कि भूमिका तैयार करने का कार्य मुख्य रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है क्या कि बजट निर्माण जो होता है वो कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, इसमें सभी कोई का समन्वय आवश्यक होता है। जिससे कि वित्त मंत्रालय को जो भी आवश्यकता होता है ये सारी या फिर किसी भी चीज़ के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करने होता है, आंकड़ा चाहिए होता है, तो इससे संबंधित सारे प्रावधान मुख्य रूप से प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कराया जाता है। इसके अलावा अगर कोई योजना पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर किस योजना को कितना प्राथमिकता देना है तो इससे संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से नीति आयोग ही डिसाइड करते हैं। और बजट का जो रूपरेखा होता है उसको तैयार करने का काम मुख्य रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करते हैं। यानी कि सभी में आपस में कोऑर्डिनेशन के माध्यम से बजट का निर्माण किया जाता है। अब प्रथम चरण में व्ययों के अनुमान सृजित किए जाते हैं, यानी कितना व्यय होगा इसका अनुमान लगाया जाता है पहला चरण में, जिसके लिए वित्त मंत्रालय अगस्त सितंबर के दौरान विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को एक पत्र प्रेषित करता है। तो बहुत सारे भारत में मंत्रालय भी और बहुत सारे विभाग भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कितना खर्चा होगा इसका अनुमान करने के लिए वित्त मंत्रालय अगस्त सितंबर यानी कि फरवरी में बजट आता है उसके पहले अगस्त सितंबर में ही इनको क्या करते हैं, एक पत्र प्रेषित करते हैं। और इस प्रपत्र में विनियोग के शीर्षक यानी कि किसी काम को पूरा करने के लिए जो भी धन या फिर संसाधन का आवश्यकता पड़ेगा वो सब, तो विनियोग के शीर्षक हो गया, उसका उपशीर्षक हो गया, या फिर पिछले वर्ष का कितना वास्तविक आय था, कितना व्यय था, और वर्तमान वर्ष में स्वीकृति अनुमान, आगामी वर्ष के बजट प्राकलन के अतिरिक्त आय व्यय में हुई कमी बढ़ोतरी के कॉलम होते हैं। और इस प्रपत्र को भरकर विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाता है। यानी कि इसमें क्या हो गया कि प्रथम चरण वित्त मंत्रालय अलग अलग विभाग को, अलग अलग मंत्रालय को एक पत्र देते हैं, लेटर देता है, जिसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि पिछले साल की सरकार का कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, या फिर वर्तमान समय में कितना उनको आय की आवश्यकता है, या फिर आने वाले वर्ष में कितने आय की आवश्यकता होगी, कहाँ पे व्यय होगी, तो इन सभी का अलग अलग कॉलम बना हुआ होता है। और जो भी मंत्रालय के पास ये पेपर जाता है उनको उन कॉलम को फिल करना होता है। तो एग्जैक्टली पता चलता है हम लोग को कि पिछले वर्ष यहाँ पे इतना इनकम हुआ, यहाँ पे इससे कम इनकम हुआ, या फिर घाटा हुआ, जो भी हुआ हम लोग को उस लेटर से पता चलता है। और ये लेटर वित्त मंत्रालय के द्वारा हर एक विभाग को दिया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का प्रथम चरण हो गया। अब क्या हो गया कि इस प्रपत्र को भर लेने के बाद विभिन्न विभाग के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाएगा। यानी कि अब इस लेटर को फिल करने के बाद फिर से लेटर को प्रशासनिक मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। अब क्या होगा, प्रशासनिक मंत्रालय इसको संशोधित तथा परिवर्तित करके वित्त मंत्रालय के सम्मुख मध्य नवंबर तक प्रस्तुत करता है। यानी कि अगस्त सितंबर में उन लोग के पास लेटर चल गया, पत्र चल गया अलग अलग विभाग के पास, वे उनको फिल कर दिए और प्रशासनिक मंत्रालय को दे देंगे। अब प्रशासनिक मंत्रालय क्या करेंगे, अगर उनको सही लगा तो ठीक है, और अगर नहीं लगा तो उस पर कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। और परिवर्तन करने के बाद मध्य नवंबर तक फिर उस लेटर को या फिर उस पेज को वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब इस प्रपत्र की एक प्रति सभी विभागों को लेखा एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजना अनिवार्य है। तो जितने भी विभाग है, चाहे रेलवे विभाग, शिक्षा विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, जो भी विभाग है, उन सभी विभाग को जो प्रपत्र उन्होंने फिल किया था उसका एक जेरॉक्स कॉपी कैग के पास भेजना अनिवार्य होता है। और प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा बजट के अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण सरकारी नीतियों के संदर्भ में किया जाता है, जबकि वित्त मंत्रालय इनका परीक्षण मितव्ययता के उद्देश्य से करता है। यानी कि जो प्रशासनिक मंत्रालय होगा वो उस प्रपत्र का
परीक्षण करेंगे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार क्या नीति के संदर्भ में परीक्षण किया जाएगा। जबकि वित्त मंत्रालय भी इनका परीक्षण करेंगे, लेकिन वित्त मंत्रालय ये देखेंगे कि फालतू का कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो इसमें नहीं मेंशन किया गया, तो उन सभी चीज़ों को देखने का काम यानी कि मित व्ययता का उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के द्वारा उन प्रपत्र का परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया में योजना आयोग का भी परामर्श वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। हालांकि अभी वित्त आयोग हो जाएगा, तो जो भी सरकार डिसीजन लेती है, जो भी परामर्श होता है, उसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त आयोग की भी सिफारिश ली जाती है। अब है क्या, तो व्यय का अनुमान तैयार हो जाता है और व्यय का अनुमान तैयार हो जाने पर वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी आय अथवा राजस्व के अनुमान सृजित किए जाते हैं। यानी कि टोटल हर विभाग अपना अपना डाटा दे दिया कि हम लोग को आने वाले टाइम पे हम लोग अपने फील्ड में इतना इतना खर्चा करेंगे। अब सरकार क्या करेगी, अब तय करेगी कि जितना भी डाटा आया है, जितना भी अनुमान लगाया गया है, तो उसके तुलना में सरकार के पास पैसा कितना है, यानी कि राजस्व कितना है, सरकारी आय कितना है। तो वित्त मंत्रालय इसके लिए आयकर विभाग हो गया, सीमा शुल्क विभाग या फिर केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में विगत वर्ष में संग्रहित की गई धनराशि के आंकड़ों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संभावित आय का अनुमान लगाता है। तो सरकार क्या करेगी अब, यानी कि वित्त मंत्रालय क्या करेगी, आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग या फिर केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पिछले साल कितना धन संग्रहित किया गया है, इससे संबंधित आंकड़े अपने पास मंगाएंगी, पता करेंगे कि उनके पास कितना आय है और उस आय के तुलना में किस क्षेत्र में कितना अब सरकार को देना है, इसका अनुमान लगाया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला चरण। तो पहला चरण में क्या हो गया, सबसे पहला कि पहला चरण में व्यय कितना व्यय होगा, इसका अनुमान सृजित किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, वित्त मंत्रालय अगस्त सितंबर में ही एक पेज दे देते हैं जिसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं और ये पेज अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय को दिया जाता है। अब वे विभाग आने वाले टाइम पे अपने क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे, इन सभी का अलग अलग कॉलम बना होता है। यानी कि कहाँ से उनका व्यय होगा और उनके लिए क्या क्या आय के स्रोत होंगे, ये सारा कॉलम उनका बना होता है। तो इनको भर देते हैं और भरने के बाद ये लेटर किसको देते हैं, तो प्रशासनिक विभाग को, प्रशासनिक मंत्रालयों को ये लेटर भेज दिया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक विभाग को इसका एक जेरॉक्स कॉपी जो होता है वो कैग को देना पड़ता है। अब क्या होता है, ये लेटर चल गया हम लोग के पास प्रशासनिक मंत्रालय के पास। अब प्रशासनिक मंत्रालय चाहेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत, इस लेटर में थोड़ा बहुत संशोधित कर सकते हैं और संशोधन करने के बाद इसको वित्त मंत्रालय के पास मिड नवंबर के आसपास इसको पेश करेंगे। यानी कि लगभग अगस्त सितंबर लेटर ये पेज उनको मिल जाता पत्र और मिड नवंबर में ये वित्त मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के पास पेश हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि इसमें इसका अवलोकन किया जाएगा। एक तो प्रशासनिक मंत्रालय करेंगे जो कि सरकार के नीति क्या क्या होंगे उसके आधार पर करेंगे, और दूसरा वित्त मंत्रालय करेंगे और वित्त मंत्रालय इस आधार पर करेंगे कि इसमें कोई फालतू खर्चा तो नहीं है, यानी कि मित व्यय के उद्देश्य से इसकी जांच पड़ताल करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, अब सरकार के पास यानी कि वित्त मंत्रालय के पास ये पेज पहुँच चुका है जिसमें एग्जैक्टली कितना कहाँ पर खर्चा होगा इसके बारे में दिया गया है। यानी कि सरकार को एक अनुमान लग जाएगा कि इतना आने वाले बजट में खर्चा होगा। तो सरकार खर्चा करेगी, उसके लिए सरकार के पास पैसा भी होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, अपने राजस्व के कितना राजस्व है, कितना सरकार के पास पैसा है, इसका अनुमान लगाएगी। तो इसके लिए ये आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग या फिर केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग या पिछले वर्ष कितने आय का संग्रहण किया गया है उसका डाटा अपने पास मंगाया जाएगा और फिर अनुमान लगेगा कि सरकार के पास इतना आय है, तो इस आधार पर सरकार इतना खर्चा कर सकती है। तो ये हो गया हम लोग का पहला चरण हो गया बजट के निर्माण में। अब आता है द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में वित्त मंत्रालय समस्त विभागों की मांगों को एकत्र करके तथा वित्तीय नीति संबंधी मामलों में संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय लेकर दो अलग अलग भागों में आय व्यय का विवरण तैयार करता है। तो द्वितीय चरण में क्या हो गया, वित्त मंत्रालय के पास सभी विभाग के पत्र आ चुके हैं, वे उनको देख चुके हैं। अब उसमें जो भी वित्त संबंधी जो भी मामले होंगे उनके लिए वे संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय लेने के लिए दो अलग अलग भाग में, एक आय का भाग होगा और एक व्यय का होगा। तो इनको दो अलग अलग भाग में तैयार करेंगे और यही क्या कहलाता है, बजटीय दस्तावेज कहलाता है। यानी कि इतना प्रोसेस होने के बाद अब जो पेज था, जो प्रपत्र था, उसको मंत्रिपरिषद के बाद फाइनल अप्रूव करने के लिए लाया जाएगा, जिसको दो भाग में बांट दिया जाएगा। एक आय का विवरण होगा और एक व्यय का, कि सरकार आने वाले टाइम पे इन जगह पर व्यय करेगी और सरकार का आय का स्रोत ये सारा रहने वाला है। तो यही क्या कहलाता है, बजटीय दस्तावेज कहलाता है। यह दस्तावेज ही क्या है, बजट है, जिसे फरवरी माह को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा संसद में भाषण दिया जाता है। तो यही बजटीय दस्तावेज हम लोग का बजट कहलाता है, जिसको फरवरी में वित्त मंत्रालय, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है, तो वही पेश करते हैं और वही भाषण देते हैं कि बजट में ये सारा प्रावधान किया गया। तो ये हो गया दूसरा चरण, यानी कि दूसरा चरण में बजट को पेश किया जाएगा मंत्रिपरिषद के सामने। अब है तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में क्या हो जाएगा, चूँकि बजट मंत्रिपरिषद के सामने पेश हो चुका है, यानी कि अब बहस का बारी आएगा। तो संसद में बहस होती है। लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसार संसद में बहस होती है और लोकसभा के कार्य संचालन नियम संख्या
ये सर आपको याद नहीं रखना है, में बजट सामान्य चर्चा के दिशा निर्देश की विवेचना की गई है और चर्चा संपूर्ण बजट पर कराई जा सकती है, परंतु वाद विवाद की अवधि में न तो कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही सदन में मतदान कराया जा सकता है। यानी कि तीसरा चरण में बजट पर क्या होगा, बहस होगा, और अगर बहस होता है तो ऐसी स्थिति में उस समय किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी प्रकार से सदन में मतदान कराया जा सकता है। तो ये है हम लोग का तीसरा चरण। अब आता है लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग क्रमवार अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि अलग अलग विभाग के अपने अपने मांग होते हैं तो उन मांग को भी प्रस्तुत किया जाता है। और केंद्र आम बजट में 109 मांगें होती हैं, जिनमें से 103 मांगें लोक व्यय से संबंधित रहती है, यानी कि सरकारी खर्चे से संबंधित 103 मांग रहती है, तथा 6 मार्ग सुरक्षा व्यय से संबंधित रहती है, यानी कि 6 मुख्य रूप से हम लोग का सुरक्षा वाले क्षेत्र के लिए हो जाएगा। अनुदान मांग पर विचार विमर्श की अवधि 26 दिन की होती है, यानी कि अलग अलग मंत्रालय क्रमवार तरीके से अलग अलग अनुदान मांग को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें टोटल बजट में जो होता है वो 109 मांग होता है, जिसमें 103 मांग जो होता है वो सरकारी खर्च से संबंधित होती है और 6 मांग जो होती है, ये 6 मांग जो होता है वो सुरक्षा व्यय से संबंधित होता है। और इन सभी मांग पर अलग अलग तरीके से विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने का अवधि कितना होता है, तो 26 दिनों का अवधि होता है। चर्चा के समय विपक्ष द्वारा अनेक प्रकार की कटौतियों के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं और अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान ही विनियोग विधेयक पारित करवाया जाता है, जिससे सरकार को सरकारी कोष से धन व्यय करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। विनियोग विधेयक के बारे में हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 114 में बताया गया। तो क्या हो गया कि 103 मांग जो कि लोक व्यय से संबंधित होगा, 6 मांग जो कि हम लोग का सुरक्षा व्यय से संबंधित होगा, इन सभी मांगों पर विचार विमर्श होगा। और इसी समय यानी कि जब बजट में बहस होगा उसी समय विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा, सदन में कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा जहाँ पे विपक्ष को लग रहा है कि सरकार यहाँ पे काफ़ी अधिक बजट बना दिया है, तो वैसी स्थिति में उनको कटौती करने के लिए कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। और इसी समय क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित करा लिया जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल 114 में दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर विनियोग विधेयक पारित हो गया मतलब कि सरकार संचित निधि से धन निकालने की अनुमति दे रही है, जिससे सरकार को सरकारी कोष से धन व्यय करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बावजूद व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति कर प्रस्तावों द्वारा संभव होती है और इसके लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक में करों की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव होता है और विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों ही लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और इन्हें सदनों की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास प्रेषित किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद जो विधेयक होता है वो अधिनियम का रूप ले लेता है। यानी कि विनियोग विधेयक हो या फिर वित्त विधेयक हो, ये दोनों हम लोग का लोकसभा में भी आता है और राज्यसभा में आता है। दोनों से मंजूरी मिलने के बाद फाइनली जाएंगे राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति जैसे साइन करेंगे ये बन जाएगा कानून, यानी कि विनियोग विधेयक पारित हो गया। अब वहाँ से हम लोग धन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट कि बजट का निर्माण किस प्रकार से होता है, बजट के कितने चरण से पास किया जाता है, और ये सारा चीज़ हम लोग का खत्म हो गया। अब आता है हम लोग का अगला बजट का प्रकार। तो बजट मूलतः लक्ष्योन्मुखी तथा उद्देश्यात्मक प्रणाली पर आधारित होता है, यानी कि बजट में जो भी चीज़ मेंशन होता है वो आने वाले वर्ष में या फिर वर्तमान में चल रहे वर्ष में संशोधन, यानी कि कहीं ना कहीं एक फिक्स टारगेट को फुलफिल करने के लिए या फिर किसी टारगेट को देखते हुए उसको कंप्लीट करने के लिए ही उसमें मेंशन होता है। और इसमें केवल संगठनात्मक आय व्यय का लेखा जोखा ही नहीं बल्कि प्राप्त हुए निष्कर्षों या फिर कार्य निष्पादन को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। यानी कि बजट में सिर्फ हम लोग इस फील्ड में इतना खर्चा करेंगे, इस फील्ड में इतना खर्चा करेंगे, यही नहीं होता, बल्कि खर्चा करने के बाद पिछले साल कितना खर्चा किए थे, उससे क्या क्या लाभ हुआ, यानी कि एक निष्कर्ष भी हम लोग उस पर मेंशन करते हैं। यानी कि बजट में सिर्फ आय व्यय का ही लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि बजट से प्राप्त हुए क्या निष्कर्ष होता है उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। अब आता बजट का प्रकार। तो बजट के प्रमुख रूप निम्न, जैसे कि पहला आता हम लोग का निष्पादन बजट, जिसका शुरुआत 1951 में अमेरिका में हुआ था। अगर आप याद रख सकते हैं तो यही याद रखना है कि निष्पादन बजट का शुरुआत 1951 में किया गया था, और अगर नहीं तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन अब तक नहीं बना है। तो भारत में प्रथम हुपर आयोग यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1968 में सरकार के कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित बजट सृजित करने की अनुशंसा की। और निष्पादन बजट में उन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है जिनको सरकार प्राप्त करना चाहती है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की लागत,
को प्रत्येक कार्यक्रम के अधीन संख्यात्मक आंकड़ों जो कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा उपलब्धियों का मापन करते हैं के जरिए निर्धारित किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर निष्पादन बजट में मेंशन क्या होता है, तो सरकार जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहती है, जिन चीज़ों पर सरकार का मुख्य केंद्र होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में निष्पादन बजट में मेंशन किया जाता है। और उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम का लागत होगा या फिर उनसे संबंधित जो भी आंकड़े होंगे उनको किस प्रकार से मेजर किया जाएगा, तो इन सभी का निर्धारण किया जाता है। तो यही है हम लोग का निष्पादन बजट। दूसरा आता है हम लोग का पूंजी बजट। तो पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। तो पूंजीगत प्राप्ति मतलब कि सरकार का ऐसा पैसा जिससे के वजह से सरकार में देयता उत्पन्न होती है। यानी कि सरकार अगर किसी विदेश से ऋण लिए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को वह पैसा वापस देना होता है, यानी कि सरकार की देयता उत्पन्न होती है, तो वही कहलाता है हम लोग का पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। तो पूंजी बजट में क्या हो गया, तो पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत खाता प्राप्तियों में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधार, विदेशी सरकारों एवं संस्थाओं से प्राप्त ऋण, राज्य सरकारों को दिए गए ऋण को वापसी एवं केंद्र सरकार को दिए गए ऋण की वापसी आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर पूंजीगत खाता या फिर पूंजीगत प्राप्ति में वही सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से सरकार पर देयता आएगी। यानी कि सरकार अगर कहीं से पैसा लेती है तो सरकार को आने वाले टाइम पे वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया गया। ये एक चैप्टर ही हम लोग का, अगला चैप्टर ही है राजकोषीय नीति चैप्टर 9, तो उसमें हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे वहाँ पे। पूंजीगत भुगतानों से तात्पर्य क्या है, तो उन भुगतानों से है जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे कोई यंत्र हो गया, मशीन हो गया, जमीन इत्यादि पर किया गया व्यय। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा क्रय किए गए अंशों एवं ऋण आदि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। और सार्वजनिक खाते संबंधी लेन देन को भी पूंजीगत बजट में ही सम्मिलित किया जाता है। यानी कि पूंजीगत बजट या फिर पूंजी बजट में मुख्य रूप से क्या होता है, तो सरकार की जो पूंजीगत प्राप्ति होता है और जो सरकार के जो पूंजीगत भुगतान होता है उन सभी के बारे में ब्यौरा यानी कि विवरण दिया हुआ होता है। अगला आता है हम लोग का शून्य आधारित बजट। तो शून्य आधारित बजट से आशय बजट की उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय को प्रत्येक मद की बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। अन्य शब्द में बजट का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत प्रत्येक मद को नई मद अर्थात शून्य मानते हुए उसका नए सिरे से तैयार किया जाता है। तो बस शून्य आधारित बजट यही है कि जो भी पुराना था उसको छोड़कर उसको बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत किया जाना चाहिए। यानी कि पुरानी मदों को छोड़कर उसी मद पर नए स्तर से शुरुआत किया जाएगा। तो वही हम लोग का शून्य आधारित बजट में आता है। और शून्य आधारित बजट प्रणाली में प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए यह अपरिहार्य होता है, यानी कि अनिवार्य होता है कि वह पूर्व के प्रत्येक कार्यक्रम अथवा योजनाओं का मूल्यांकन अथवा समीक्षा उतनी ही गहनता एवं सूक्ष्मता से करे जैसे कि किसी प्रस्तावित नए कार्यक्रम अथवा योजनाओं के लिए किया जाता है। यानी कि शून्य आधारित बजट में क्या होगा कि जो पूर्व के जितने भी कार्यक्रम थे उनको छोड़ नहीं देना है, बल्कि नए सिरे से हम शुरू करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे पुराने वाले को, बल्कि जो भी पुराना कार्यक्रम था या फिर जो भी योजना था उनका मूल्यांकन करना है और बिल्कुल सीरियस होकर करना है। उतना सीरियस होकर करना है जितना हम लोग किसी नई योजना को बनाने के लिए या फिर नए कार्यक्रम को प्रस्तावित करने के लिए करते हैं। शून्य आधारित बजट में विभिन्न विभागों द्वारा धन की मांग, लागत, लाभ तथा लागत प्रभाविकता के आधार पर तय की जाती है। और शून्य आधारित बजट प्रणाली से संबंधित संगठन के आधारभूत तथा आवश्यक कार्यों में भी ध्यान दिया जाता है। तो शून्य आधारित बजट में मुख्य रूप से क्या हो गया, कोई भी मद है तो उसको हम लोग बिल्कुल नए सिरे से करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले के कार्यक्रम, पिछले के मद उनको हम लोग सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल सही तरीके से ही हम लोग को मूल्यांकन करना अपरिहार्य होगा हम लोग का। पूंजीगत बजट में मुख्य रूप से पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान को शामिल किया गया है। निष्पादन बजट में मुख्य रूप से सरकार का उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसका प्राप्त करना सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर शून्य आधारित बजट की बात किया जाए तो इसको मुख्य रूप से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि शून्य आधारित बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भारत में, तो राजीव गांधी के द्वारा। तो शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन पायर ने किया और भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र के एक शोध संगठन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा की गई थी। और भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट 1987-88 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये याद रखना है MCQ के नज़रिए से कि भारत में शून्य आधारित बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया। तो 1997 to 1998 के आसपास राजीव गांधी के द्वारा पेश किया गया शून्य आधारित बजट। अब एक आता हम लोग का आउटकम बजट आता है। तो आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया है।
आउटकम बजट सामान्य बजट की गुणवत्ता का परीक्षण करने का एक माध्यम है। यानी कि जो हम लोग का सामान्य बजट होता है उसका गुणवत्ता को मेजर करने का एक तरीका है क्या, हम लोग का आउटकम बजट है। इस प्रकार के बजट के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष अथवा विभाग को आवंटित किए सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है जिससे बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जा सके। यानी कि आउटकम बजट में क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है, बजट की गुणवत्ता का परीक्षण करने का एक माध्यम हो गया। यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष में किसी भी विभाग को जितने भी धन आवंटित किए गए हैं या फिर उनका जो भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो उन भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाएगा आउटकम बजट में, जिससे कि उस बजट का क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप उनकी गुणवत्ता को भी परखा जा सके। यानी कि हम लोग का बजट कितना अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो रहा है, इसको पहचान करने के लिए हम लोग आउटकम बजट लाते हैं। आउटकम बजट में वित्तीय प्रावधानों का परिणामों के संदर्भ में देखा जाता है। इसके साथ साथ इसके विगत परिणामों के आधार पर बेंचमार्किंग करने के अलावा परिणाम की गुणवत्ता अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कि इस आउटकम बजट में क्या है, जो भी वित्तीय प्रावधान तो उनके क्या क्या परिणाम निकल रहे हैं, इसके संदर्भ में भी आउटकम बजट को देखा जाता है। इसके साथ ही साथ विगत परिणाम के आधार पर वर्तमान में इनका जो भी परिणाम आया उसका क्या गुणवत्ता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्या स्तर है, इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आउटकम बजट के कार्य संपादन हेतु किसी भी स्तर पर देर करने या रुकावट पैदा करने के स्थान पर निर्धारित धनराशि को सही समय, सही गुणवत्ता और सही मात्रा में उपलब्ध कराने को सुनिश्चित व्यवस्था की जाती है। यानी कि जितना भी धन किसी भी विभाग को आवंटित हुआ है तो उसको सही समय में मिलना, ये सारा सुनिश्चित मुख्य रूप से आउटकम बजट के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि आउटकम बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये गुणवत्ता का भी परीक्षण करता है, उसका मूल्यांकन भी करता है, प्लस धन को सही तरीके से सही टाइम पे पहुंचाने की व्यवस्था भी आउटकम बजट के माध्यम से ही किया जाता है। आउटकम बजट विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के कार्य प्रदर्शन के लिए एक मापक का भी कार्य करता है। यानी कि यही मेजर करके बताएगा कि इस विभाग के द्वारा कितना अच्छे तरीके से बजट का उपयोग किया गया है। इससे सेवा निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को बेहतर बनाया जा सकता है और इससे विकास कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आउटकम बजट से यह पता चलता है कि निर्धारित धनराशि में से निर्धारित समय में कितना व्यय हुआ है तथा इस व्यय से कितना कार्य हुआ है। यानी कुल मिलाकर जितना भी बजट का प्रकार पड़े उसमें आउटकम बजट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनली मूल्यांकन करने का काम यही कर रहा है कि किस बजट से कितना लाभ हो रहा है, कितना व्यय हुआ और उस व्यय का कितना कार्य हुआ है, या फिर किसी भी विभाग को धन मिल रहा है, लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों को निपटारा करने का मुख्य रूप से आउटकम बजट के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो भारत में पहली बार 25 अगस्त 2005 को लोकसभा में आउटकम बजट जो था उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये नाम याद रखना है कि आउटकम बजट जो है वो पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 में सबसे पहले भारत में प्रस्तुत किया गया था। फिर 28 फरवरी 2005 को केंद्रीय आम बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने आउटकम बजट प्रस्तुत करने की घोषणा की थी और इस घोषणा के अनुरूप 44 विभागों का आउटकम बजट अगस्त 2005 में संसद में प्रस्तुत किया गया। तो दो हो गया, एक तो शून्य आधारित बजट जो सबसे पहले 1988 के समय राजीव गांधी के द्वारा पेश किया गया था, और हम लोग का आउटकम बजट जो कि पी चिदम्बरम उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे उनके द्वारा 2005 में पेश किया गया। अब आता हम लोग का एक जेंडर बजट आता है। तो बजट का वह रूप जेंडर बजट कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि जेंडर के बेसिस पर बजट को ही तैयार किया जाता है, तो उसी बजट को हम लोग जेंडर बजट कहते हैं। या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है। सामान्य बजट में महिलाओं के लिए जब अलग से विशेष बजटीय रणनीति सृजित की जाती है तो उसे जेंडर बजट कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा बजट जिसमें महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया हो तो वही बजट हम लोग का जेंडर बजट कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जेंडर बजट के माध्यम से सरकार के द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण तथा सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष बजट में एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाता है। यानी कि महिलाओं के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्य रूप से उनके लिए क्या क्या योजना होगी, क्या क्या कार्यक्रम होगी, इन सभी का प्रावधान मुख्य रूप से जिस बजट में किया जाता है उसी बजट को हम लोग जेंडर बजट कहते हैं। दरअसल बजट में अनेक प्रावधान पुरुष तथा स्त्री को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं, क्योंकि दोनों की उत्तरदायित्व, भागीदारी तथा क्षमताएं एक समान नहीं होती है। और भारत में महिला अधिकारिता तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट की केंद्रीय भूमिका स्वीकार करते हुए सरकार ने जेंडर बजट की अवधारणा को लागू किया है और भारत में जेंडर बजट के माध्यम से देश में वित्तीय समानता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ हो गया, हम लोग का बजट का प्रकार हो गया।
तो जैसा कि क्वेश्चन था कि बजट पर निबंध लिखिए, तो हम लोग पूरा देख लिए कि बजट को किस प्रकार से पेश किया जाता है। फरवरी में पेश होता है, लेकिन उससे पहले भी कार्य चलते रहता है। 3 चरण हम लोग देखे। इसके अलावा बजट के कितने प्रकार होगी वो कंप्लीट होगी। अब इसमें इसी क्वेश्चन में एक क्या था कि बजट के सिद्धांत के बारे में, तो वो इस PDF में नहीं है, उसको हम बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो बजट के सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि पहला आता है हम लोग का वित्तीय संतुलन। वित्तीय संतुलन, इसमें क्या होता है, ये जो बजट में जितना भी आय हो रहा है और जो भी व्यय हो रहा है उनके बीच में संतुलन होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास पर्याप्त धन हो और अपने व्यय का इतना धन हो कि वे अपने व्यय को पूरा कर सके। यानी कि वित्तीय संतुलन में क्या हो गया कि पैसे के बीच में संतुलन होगा, यानी कि आय और व्यय के बीच में संतुलन होगा, प्लस सरकार के पास इतना धन हो कि वे अपने व्यय को पूरा कर सके। फिर दूसरा सिद्धांत आता है हम लोग का वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन, इसमें क्या होता है कि सरकार के जितने भी व्यय है उनको नियंत्रित रखना होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना होता है सरकार को। तो वित्तीय अनुशासन में क्या लिखेंगे, तो बजट में वित्तीय अनुशासन का पालन करना ही चाहिए, और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपने व्यय को नियंत्रित रखे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट है पारदर्शिता। वित्तीय पारदर्शिता होना चाहिए। वित्तीय पारदर्शिता, यानी कि बजट में वित्तीय पारदर्शिता का पालन होना ही चाहिए, और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के जो भी वित्तीय निर्णय है उनके बारे में जनता को पता होना चाहिए, प्लस वे अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह भी ठहरा सकें। यानी कि जो भी प्रतिनिधि हैं वे कहाँ पर कितना खर्चा कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी जनता को होना चाहिए, ताकि प्रतिनिधि के पास भी जवाबदेही होगा अगर वे सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो चौथा पॉइंट यहीं से निकल के आता हम लोग का वित्तीय जवाबदेही। वित्तीय जवाबदेही, यानी कि सरकार जो भी अपने वित्तीय निर्णय ले रहे हैं उनके लिए जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि क्या करेंगे, आवश्यक कदम उठाएंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वे अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। पांचवा पॉइंट आता हम लोग का वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता, यानी कि सरकार वित्तीय निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बजट में वित्तीय स्थिरता का पालन करना चाहिए, जो कि सुनिश्चित करता है कि सरकार के वित्तीय निर्णय आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगी। छठा आता हम लोग का वित्तीय समानता। वित्तीय समानता, तो सरकार के जो भी वित्तीय निर्णय होंगे उनमें सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार की जो भी वित्तीय व्यवस्था है उसकी वजह से कुछ ही लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर होना चाहिए। और सातवां हम लोग का आता है वित्तीय दृष्टिकोण। तो वित्तीय दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सरकार को एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसकी वजह से उनकी जो वित्तीय स्थिरता है उसको दीर्घकालिक समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। तो यही सारा कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर बजट का निर्माण किया जाता है। जिससे वित्तीय संतुलन होना चाहिए, वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, और स्थिरता कहीं ना कहीं दृष्टिकोण पर डिपेंड कर रहा है, और एक समानता होना चाहिए। तो ये सारा हो गया हम लोग का बजट का जो भी सिद्धांत है वो सारा चीज़। तो इसी के साथ हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था जो कि 7th JPSC में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और बजट का मैक्सिमम सारा चीज़ हम लोग का कवर होता है। अब बस एक टॉपिक छूट रहा है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग का वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, तो यह एक सरकारी विभाग होता है जो वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। और इस विभाग के मुख्य कार्य क्या है, तो वित्त नीतियों का निर्माण करना। यानी कि वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग वित्त नीतियों का निर्माण करता है जो देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। फिर प्रबंधन हो गया वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। तो वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग जो है ये क्या करते हैं, वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन का भी कार्य करेंगे, जैसे कि करों का संग्रहण करना, सरकारी ऋण का प्रबंधन करना, या फिर वित्तीय सहायता का विवरण देना। फिर अगला है वित्तीय विवरण की तैयारी करना, जिसमें कि हम लोग का हो गया बजट हो गया, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर वित्तीय प्रदर्शन का रिपोर्ट तैयार करना। अगला है वित्तीय अनुसंधान और उनका विश्लेषण, जैसे कि
वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग वित्तीय अनुसंधान और विश्लेषण करता है ताकि वित्तीय नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाया जा सके। तो जो भी उनकी नीति है, जो भी कार्यक्रम है, उनको बेहतर बनाने के लिए उसका विश्लेषण करना, उन पर अनुसंधान करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाँचवा आता है हम लोग का वित्तीय शिक्षा और प्रशिक्षण। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से क्या होगा, लोगों को वित्तीय ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाएगा। और अगर लोगों को पैसे से संबंधित नॉलेज होगा, अगर उनको स्किल सिखाया जाए तो कहीं ना कहीं वे अच्छे तरीके से इनका यूज कर पाएंगे। आगे आता है हम लोग वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग के कार्यों का महत्व। तो आर्थिक महत्व हो गया, वित्तीय स्थिरता हो गया और वित्तीय समावेशन हो गया। तो आर्थिक विकास में क्या हो गया, तो वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग के कार्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने योग्य होना चाहिए। वित्तीय स्थिरता में क्या हो जाएगा, तो वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग के कार्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। और वित्तीय समावेशन में क्या हो जाएगा, तो वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग के कार्य वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं। तो हम लोग का सिलेबस में इतना ही मेंशन है कि बजट क्या है, बजट निर्माण का सिद्धांत क्या हो गया, जिसमें कि बजट के प्रकार पढ़ना है, प्रदर्शन आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, या फिर वित्तीय संसाधन प्रबंधन विभाग यानी कि FRMD के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग का इतना ही पढ़ना है बजट में, जो कि कंप्लीट हो जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से मर्ज करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नहीं तो नहीं पूछेगा। और अगर पूछा तो जाहिर सी बात है इसको तो हम लोग को लिखना ही लिखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।